नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में कक्षा 12 हेतु निर्धारित पुस्तक आरोप भाग 2 से उमाशंकर जोशी द्वारा रचित दो कविताएं, एक छोटा मेरा खेत और दूसरी है बगुलों के पंख। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। सबसे पहले देखते हैं कवि उमाशंकर जोशी का जीवन परिचय। जीवन परिचय की यदि बात करें तो इनका जन्म सन 1911 ईस्वी को गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा जो कि एकांकी है, सापना भारा, शहीद ये कहानी है, श्रावणी मेणो, विसामो ये इनके उपन्यास हैं और पार का जन्या ये इनका निबंध संग्रह है। गोष्ठी, उघाड़ीवारी, क्लांत कवि, माला सोनेट और स्वप्न प्रयाण इनके संपादित लेख हैं। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और निधन इनका 1988 ईस्वी को हुआ माना जाता है। इनकी एक कविता की कुछ एक पंक्ति यहाँ पे दी गई है कि तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से। जो संकीर्णता है, सोच की जो संकीर्णता है, उसके विषय में कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, किससे? बड़ों की अल्पता से। जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। 22वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान का मतलब होता है योगदान, पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा और आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्वों में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से भी संबंध रहा और आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल की यात्राएं भी इन्होंने की। यहाँ जो कविताएं दी गई हैं उनके वर्ण विषय की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। पहली कविता यहाँ पे दी गई है छोटा मेरा खेत। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की एक कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है कि कवि भी एक किसान के समान ही होता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालकर फसल तैयार करता है, उसी प्रकार कवि भी कागज रूपी खेत पर या हृदय रूपी खेत पर शब्द रूपी, भावों रूपी, अनुभूति रूपी बीज बोकर के अपनी कविता रूपी फसल को तैयार करता है। तो इस रूप में इस कविता को देखा जा सकता है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। तो यानी जैसे किसान के पास खेत होता है, कवि के पास खेत क्या है? चौकोर कागज का पन्ना जिस पर कवि कविता लिखता है, अपने शब्दों को बांधने की कोशिश करता है। कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़, यहाँ पर आज से खेत में तो आंधी, अंधड़ का मतलब तूफान से, जैसे कई बीज उड़कर आ जाते हैं और खेत में अनायास ही बो दिए जाते हैं। यहाँ पर कविता रूपी फसल के लिए अंधड़ का प्रयोग यदि ले तो यहाँ पर होगा भावनात्मक आंधी से।
मन में या हृदय में भावों की आंधी उठी और इस आंधी से कोई शब्द छूट जाता है और उसी शब्द को कागज पर अंकित करके कविता रूपी फसल तैयार होती है। इसके प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार, अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर के विकसित होता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीज को तैयार करने में, किसान को अपनी फसल तैयार करने में रासायनिक उर्वरक, खाद, कई रसायनों का प्रयोग करना होता है, वैसे ही कविता रूपी फसल को तैयार करने के लिए कल्पनाओं का रसायन, कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। स्वयं विगलित होना मतलब अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाना। उसमें शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति जो अलौकिक रसधारा फूटती है, यानी जो फिर इसके बाद में जो साहित्यिक कृति तैयार होती है, जो फसल तैयार होती है, उससे जो अलौकिक रस की धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है। क्षण में होने वाली रुपाई का परिणाम कि मन में भावों का एक तूफान आया। उस तूफान के दौरान कवि ने एक शब्द कागज पर अंकित किया और उसी शब्द को विकसित करते शब्द से दूसरे शब्द, दूसरे से तीसरे शब्द, और धीरे धीरे वो एक कविता का रूप ले लेती है। तो ये क्षण भर में बोई गई एक बीज का परिणाम है। यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई, यानी इसका अर्थ यहाँ पर कविता में दे भी रखी है एक कि रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, जिसका मतलब है कि फसल यदि बोते हैं क्षण भर में वो बोई जाती है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद उस फसल का काम खत्म। लेकिन कविता रूपी फसल को एक बार बोने के बाद अनंत काल तक, लंबे समय तक उसकी कटाई की जा सकती है। अर्थात उत्तम साहित्य कालजयी होता है और पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। उसका प्रभाव कम नहीं होता है, उल्टा समय के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। तो खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कवि ने अपनी इस कविता रूपी फसल के लिए, चौकोर खेत के लिए, कागज रूपी खेत के लिए एक पंक्ति लिखी है कविता में, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, जो कि कविता की अंतिम पंक्तियां हैं छोटा मेरा खेत की। कविता के दौरान हम इसको देखेंगे। दूसरी कविता है बगुलों के पंख। कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन करना। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। इसमें संध्या के समय जो सौंदर्य है, आकाश का वर्णन है, उसका वर्णन किया है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। बहुत ही सुंदर बिंबों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कहने का यहाँ पर प्रयास किया है। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है, यानी उससे आंख हटाना चाहता है लेकिन आंख हट ही नहीं रही है, और वह इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने किया है। कविताओं के मूल रूप को यदि देखें तो ये गुजराती भाषा में लिखी हुई कविताएं हैं। इनका हिंदी रूपांतरण करने वाले हैं रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल। तो हिंदी रूपांतरण के हिसाब से हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प की यदि इसमें बात करें तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। इसमें भाषा इसकी यहाँ पर ली गई है खड़ी बोली हिंदी। भाषा इसकी कौन सी ली गई है? खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली। शब्दावली की यदि बात करें तो खड़ी बोली है तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली, यहाँ पर आप लिख सकते हैं संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली।
काव्य गुण की यदि बात करें तो काव्य गुण इसमें प्रसाद गुण है, सीधी सरल भाषा में, सीधी सरल शैली में लिखा गया है। छंद की यदि बात करें तो ये मुक्त छंद में रचना लिखी हुई है, इसमें किसी प्रकार के किसी छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। शैली की यदि इसमें बात करें तो शैली इसमें आप कर सकते हैं बिंब प्रधान, या फिर आप कर सकते हैं प्रतीकात्मक। तो या तो बिंब प्रधान या प्रतीकात्मक, तो इसकी दो शैलियां यहाँ पर आप इसके कविता में देख सकते हैं। शुरू करते हैं अब ये अपनी कविता छोटा मेरा खेत। शिल्प से संबंधित बातें आपको बता दी गई हैं। अब कविता के भावार्थ पर हमें विचार करना है, समझने का प्रयास करना है। तो आशा है आप पूरी कविता को बड़े मनोयोग से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, यहाँ पर लिया छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कागज का एक पन्ना, मेरे पास एक छोटा सा चौकोर खेत के समान है। जैसे खेत के चार कोने होते हैं वैसे ही कागज के भी चार कोने होते हैं। कागज का एक पन्ना, तो कागज के पन्ने को कवि ने यहाँ पर क्या माना है, तो इसमें उपमा और रूपक दोनों अलंकार आप कर सकते हैं। प्रधान अलंकार की यदि दोनों पंक्तियों में बात करें तो रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें देख सकते हैं। कागज के पन्ने पर किसका आरोप किया गया है, खेत का, चौकोर खेत का। समानता बांधी गई है क्योंकि कागज भी चौकोर होता है और खेत भी चौकोर होता है। तो यहाँ पर कवि इसके माध्यम से कहना क्या चाहता है, कवि कहना चाहता है कि एक प्रकार से मैं भी किसान ही हूँ, जैसे किसान के पास खेत होता है। तो कवि यहाँ अपने आप को क्या मानता है, किसान मानता है कि एक प्रकार से मैं भी किसान ही हूँ। कागज का पन्ना मेरे पास छोटा सा चौकोर खेत के समान है। कागज का एक पन्ना छोटा मेरा खेत चौकोना, कि कागज का एक पन्ना मेरे पास छोटे से चौकोर खेत के समान है। आशा है आपको इन पंक्तियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि रूपक अलंकार मैंने बताया, रूपक अलंकार के यदि भेद की भी हम बात करें तो यहाँ इन दोनों पंक्तियों में रूपक का भेद है। सांग रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सांग रूपक अलंकार क्या होता है, इसकी चर्चा हमने पहले भी पूर्व कक्षाओं में भी की है कि ये रूपक का एक भेद होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा की यदि हम बात करें तो वहाँ पर दे रखा है कि जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो फिर सांग रूपक क्या है, सांग रूपक अलंकार की यदि हम बात करें तो सांग रूपक अलंकार में उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप यदि किया जाए तो फिर वहाँ पर होता है सांग रूपक अलंकार। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया। पंक्ति पे ध्यान देंगे, कोई अंधड़ कहीं से आया। कवि यहाँ पर, अब आप इसको खेती के साथ लेकर के यदि कविता का अर्थ करते हैं, किसान के साथ, खेत के साथ यदि लेकर के इस कविता का कवि के अर्थ में आप भाव ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि कोई अंधड़, अंधड़ का अर्थ है तूफान, तो खेत के अर्थ में तो हो गया तूफान, आंधी, और कविता के अर्थ में यदि लेंगे तो अंधड़ का हो जाएगा भावनात्मक आंधी, भावों की आंधी। कोई अंधड़ कहीं से आया। कवि कहता है कि जिस प्रकार कोई आंधी आने से क्षण का बीज वहां बो गया, खेत में कुछ ही समय में, क्षण में ही कोई बीज बोकर चला जाता है। अर्थात आंधी अपने साथ कई बीजों को उड़ाकर लाती है और किसी खेत में छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि कोई अंधड़ कहीं से आया। तो कवि कहता है कि मेरे मन में एक भावों का तूफान उठा, भावनात्मक आंधी आई, क्षण का बीज वहां बो गया और कुछ ही समय में वो एक शब्द रूपी बीज बो करके चला गया। अर्थात कवि ने अपने कागज पर कविता के लिए शब्द अंकित कर दिया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। निशेष यानी होता है पूरी तरह। बीज जब पूरी तरह से गल जाता है तो उससे अंकुरण निकलते हैं।
तो कल्पना के रसायनों को भी। तो यहाँ पर आप फिर पहले कृषि के साथ लेंगे कि जिस प्रकार बीज को गलाने के लिए, अंकुरित करने के लिए उसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरी ये शब्द रूपी जो बीज है, कल्पनाओं रूपी रसायनों को पी करके गल गया है, पूरी तरह से गल गया है, निशेष पूरी तरह से ये क्या हो गया है, गल गया है, अर्थात अंकुरित होने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो गया है। शब्द के अंकुर फूटे, कवि कहता है कि मेरी इस शब्द रूपी फसल से अब अंकुरण निकलने लगे हैं। शब्द के अंकुर फूटे, जिस प्रकार बीज के गलने के बाद उससे अंकुर निकलता है, वैसे ही इस शब्द रूपी बीज से भी अब अंकुरण निकलने लगे हैं। अर्थात यहाँ अंकुरण निकलने से मतलब क्या है कवि का, कि शब्द बढ़ने लगे हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, अंकुरित होने के बाद जिस प्रकार फसल पत्तों और फूलों से, पल्लव यानी पत्ते और पुष्पों यानी फूलों से लद जाती है और झुकी हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार कवि कहता है कि इस प्रकार शब्द रूपी बीज के अंकुरण फूटने से अब ये पत्तों और फूलों से पूरी तरह झुका हुआ प्रतीत होता है। अर्थात यहाँ नमित कवि के अर्थ में क्या अर्थ होगा, विनम्रता का भाव। जैसे कवि की कविता में अब विनम्रता का एक भाव आने लगा है। यहाँ तक कि पंक्तियों का एक बार भाव समझने का प्रयास करेंगे। मैं सारी पंक्तियों का अर्थ एक बार बोलता हूँ, आप पंक्तियों पर ध्यान देंगे। भाव की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले आपको पंक्ति के हिसाब से अर्थ बताया, अब भाव पर आप विचार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें कि कवि कहता है कि मैं भी एक प्रकार से किसान ही हूँ और कागज़ का एक चौकोर पन्ना मेरे चौकोर खेत के समान ही है। किसान जमीन पर बीज बोता है जबकि मैं कागज़ पर अपनी रचनाओं के शब्दबद्ध करता हूँ। तो क्यों हुआ है यहाँ पे समानता क्या है, किसान बीज खेत में बोता है और कवि अपनी बीज, शब्द रूपी बीज कहाँ बोता है, कागज़ पर। जिस प्रकार धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज बोता है, उसी प्रकार मेरे मन के भावों का कोई अंधड़ अचानक आकर के एक भाव रूपी बीज या शब्द रूपी बीज जिसमें बो गया। कवि कहता है जिस प्रकार धरती पर बोया गया बीज हवा, पानी, खाद आदि को पीकर के पूरी तरह से गल जाता है, रसायनों का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, इनको पीकर के पूरी तरह से गल जाता है और तब उसके अंकुर और पत्ते निकल आते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी रसायनों को पीकर के उस भाव को अहम मुक्त कर देते हैं। अर्थात अब ये है ना कि शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, अब ये पत्तों और फूलों से पूरी तरह लद चुका और उसमें विनम्रता का भाव आ गया, अर्थात अहम के भाव को ये नष्ट कर चुका है। झूमने लगे फल, कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जब पत्तों और फूलों से फसल लद जाती है तो उससे फल झूमने उस पर फल लगने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि इसकी शब्द रूपी जो फसल है वो पत्तों और फूलों से झुकी हुई प्रतीत हो रही है। तो क्या हो रहा है, झूमने लगे फल। तो यहाँ पर झूमने लगे फल के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हृदय की अनुभूतियाँ, हृदय की भाव या हृदय की अनुभूतियाँ फलों के रूप में झूमने लगी हैं। रस अलौकिक, कवि कहता है कि अब उससे अलौकिक रस की धारा झरने लगी है। रस अलौकिक, उससे अलौकिक रस की धाराएं झरने लगी है। अमृत धाराएं फूटती, अमृत धाराएं काव्यानंद रूपी अमृत की धाराएं उससे बहने लगी हैं। अमृत धाराएं फूटती, काव्यानंद रूपी अमृत जैसी धाराएं इसमें फूटने लगी हैं। तो यहाँ पर आप उपमा अलंकार का भी और रूपक अलंकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कल्पना के रसायनों की जो पंक्ति है इसमें भी आप सांग रूपक अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। रोपाई क्षण की, कवि कहता है कि ये फसल मैंने कुछ ही समय में बोई थी, कटाई अनंतता की, लेकिन इसकी कटाई अनंत काल तक होती रहेगी। अर्थात उत्तम साहित्य कालजयी होता है, एक बार साहित्य सृजन करने के बाद उसका प्रभाव कभी कम नहीं होता है, निरंतर उसका प्रभाव बना रहता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, उसके साथ भाव रूपी पत्ते
और पुष्प पल्लवित विकसित हो जाते हैं। नए नए पत्तों के भार से वो झुका हुआ, अर्थात विनम्रता का भाव उसमें आ जाता है। झूमने लगे फल, कवि कहता है कि मेरी इस शब्द रूपी फसल से अब फल झूमने लगे। फल कौन से? यहाँ पर कवि किस फल की बात कर रहा है कि हृदयगत अनुभूति एवं संवेदना रूपी फल झूमने लगे हैं। रस अलौकिक, इससे अलौकिक रस की धारा बहने लगी है। अमृत धाराएं फूटती, काव्य आनंद रूपी अमृत के समान मधुर अलौकिक धाराएं इससे बहने लगी हैं। रोपाई क्षण की, कवि कहता है कि ये मैंने कुछ समय में बोई थी, कटाई अनंतता की, लेकिन इसकी कटाई अनंत काल तक होती रहेगी, अर्थात वह युगों युगों तक रसानुभूति देती रहेगी। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। यहाँ पर देखेंगे, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि यदि फसल को लूटेंगे तो कम होगी, लेकिन ये भाव रूपी फसल है, इसको जितना ज़्यादा लूटेंगे उतना ही ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ेगा। तो यहाँ करें कि लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। विरोधाभास अलंकार है यहाँ पे। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोन, कवि कहता है कि मेरा रस का अक्षय पात्र कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अक्षय मतलब होता है कभी ख़त्म नहीं होने वाला। पात्र यानी कटोरा या पात्र बर्तन, कि ये मेरा छोटा सा चौकोना कागज का खेत कभी ख़त्म नहीं होने वाले रस के पात्र के समान है। अर्थात एक बार इसमें काव्य रूपी या शब्द रूपी फसल बो दी तो फिर इसका रस अनंत काल तक चलता रहता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि सचमुच ही कवि के पास एक ऐसा चौकोर खेत है जो छोटा होते हुए भी सर्वजन संवेद्य और संप्रेष्य और सर्वकालीन बना रहता है। उसका कभी भी क्षय नहीं होता है, अर्थात हमेशा अक्षय ही बना रहता है। यहाँ पर बात करें, कवि ने अपना चौकोर खेत किसे बताया है? तो कागज को ही अपना चौकोर खेत बताया है। दूसरी कविता की बात करते हैं। बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता की यदि बात करें तो ये भाषा की इसमें बात करें वही खड़ी बोली हिंदी तद्भव शब्दावली का इसमें प्रयोग है। प्रसाद गुण है, बिंब प्रधान शैली इसमें भी है। शैली इसमें चित्रात्मक, एक दृश्य चित्र भी इसमें उत्पन्न होता है। नभ में पाती बंधे बगुलों की पाँखें, पंक्ति है, नभ में पाती बंधे बगुलों की पाँखें, पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि आकाश में बगुले अपने पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। नभ में, आकाश में पाती बंधे पंक्तिबद्ध होकर बगुलों के पंख, बगुले अपने पंखों के सहारे पंक्तिबद्ध होकर के संध्या के समय आसमान में उड़ रहे हैं। कवि कहता है कि चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, ये दृश्य इतना अधिक सुंदर है कि चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कि वो दृश्य मेरी आंखों को भी अपने साथ चुरा कर ले जा रहा है। आंखों को चुरा कर ले जाने का अर्थ यहाँ पर क्या है? कवि इस दृश्य से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा है, इतना नयनाभिराम ये दृश्य है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, पंक्ति पे गौर करेंगे। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे यानी काले, बादलों की छाई, छाई हुई है, नभ छाया, नभ यानी आकाश में, छाया यानी छाया, आसमान में काले काले बादलों की हल्की छाया छाई हुई है, अर्थात आसमान में हल्के हल्के काले बादल दिखाई दे रहे हैं। ये संध्या के समय का दृश्य है, आप देख सकते हैं चित्र में कुछ दर्शाया भी गया है, जिसमें ऊपर बादलों के दृश्य दिखा रखा और नीचे बगुले उड़ते हुए दिखा रहे हैं। तो कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, आसमान में काले बादलों की हल्की छाया छाई हुई है।
तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, इसको देखकर ऐसा लगता है मानो। तो इसमें अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कैसे है देखिए, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, इसको देखकर ऐसा लगता है मानो। अब इसमें शब्दों पर आप ध्यान देंगे। मैंने सबसे पहले सांझ शब्द को यहाँ पे काम में लेना है, क्योंकि यहाँ वर्णन कवि किसका कर रहा है, सांझ का। तो मानो सांझ की सतेज, तेज से युक्त, मानो संध्या अपने सतेज, तेज से युक्त श्वेत काया, सफेद शरीर के साथ तैरती, उड़ रही हो। तो यहाँ शब्द का हमने अलग अलग ले लिया है। अब इसको व्यवस्थित करना है तो क्या करेंगे, कजरारे बादलों की छाई नभछाया, आसमान में संध्या के समय काले बादलों की छाया छाई हुई है। और इसको देखकर ऐसा लगता है मानो संध्या अपने तेज से युक्त सफ़ेद शरीर के साथ, काया यानी शरीर, अपने सफ़ेद शरीर के साथ तैरती हुई प्रतीत हो रही है, तैर रही है। होले होले शब्द यहाँ पर दिया गया है। होले होले शब्द में आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, धीरे धीरे ये दृश्य मुझे अपने आकर्षण से बांध कर चला जाता है। उसे कोई तनिक रोके रखो, कवि कहता है कि कोई इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखे, क्योंकि वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, क्योंकि ये दृश्य इतना अधिक सुंदर है कि इसके साथ साथ मेरी आंखें भी चुरा कर ले जा रहा है। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें, संध्या के समय आसमान में बगुले अपने पंखों को फैलाकर पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। पांखें शब्द यहाँ पर पंखों के लिए और उड़ने के अर्थ में आप ले सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं प्रश्नों की संबंधित, कि चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। अब ये दूसरे नंबर की पंक्ति आपको दिख रही होगी। इसका आशय क्या है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ इसका स्पष्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि संध्या के समय आकाश में पंख फैलाए उड़ती हुई बगलों की पंक्तियाँ कवि का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती हैं और वह मुग्ध होकर उन्हें एकटक होकर देखने लगता है। यही बात कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है। अब देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए, तैरती सतेज श्वेतेज काया, ये दे रखा है ना, एक मिनट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो यहाँ पर ये लिखी तैरती सांझ की सतेज काया, पंक्ति के माध्यम से कवि ने किसकी काया को तैरता हुआ बताया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दिया सांझ शब्द पहले ही दिया है कि आकाश में ये बगुले उड़ रहे हैं। तो बगलों के साथ साथ और क्या उड़ रहा है, बगलों की पंक्तिबद्ध श्वेत काया तैर रही थी, अर्थात समान गति से एक कतार में लयबद्ध रूप में उड़ रही थी। और उसको देखकर कवि को लगता है मानो संध्या अपने शरीर, तेज से युक्त शरीर के साथ आसमान में उड़ रही हो। यही बात कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता है। अब यहाँ पर लें कि प्रस्तुत काव्यांश का, मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, प्रस्तुत काव्यांश या बगलों की पांखें कविता शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव इसका क्या हो सकता है, इस काव्यांश का मूल भाव यही है कि प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्य अनेक वर्णीय होते हैं, उसमें कई रंग होते हैं, उनकी छटा अनुपम होती है और संध्या काल को आकाश में उड़ती हुई बगलों की पंक्तियाँ नयनाभिराम होती हैं, आँखों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली होती हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कविता के साथ। कविता के साथ जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। तो इसमें यह अर्थ निहित है कि जिस प्रकार खेत में बीज, पानी, खाद आदि डाले जाते हैं और तब उसमें अंकुर उग कर के फूल, फल आदि लगने लगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर भी कवि अपने मन के भावों को शब्दबद्ध करके और क्या करता है, अलंकार आदि का प्रयोग करके, ये इसके रसायनों का ही है प्रयोग, अपने भावों को अभिव्यक्ति देता है
इसी तरह कवि अपने कवि कर्म को किसान की तरह बताने के लिए कागज के पन्ने को चौकोर खेत कहा है। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या हैं? रचना के संबंध में यदि अंधड़ का हम बात करें तो अंधड़ का तात्पर्य होता है भावनात्मक आंधी, भावों का आवेग, मन में उत्पन्न भाव। और तथा बीज का तात्पर्य यदि हम देखें तो विचार या निश्चित विषय वस्तु का मन में जागना, ये इसका बीज हो जाएगा। इस रूप में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। रस का अक्षय पात्र, तीसरा प्रश्न दे रखा है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? कवि ने रचना कर्म, कविता अथवा काव्य को रस का अक्षय पात्र बताया है। अपनी रचना को ही अक्षय पात्र बताया है, क्योंकि कविता या काव्य से रस और भाव का आस्वाद सदा और सर्वदा होता रहता है। रचना कर्म की ये विशेषताएं होती हैं कि उनकी स्थिति कालजयी होती है तथा शताब्दियों तक उनको पढ़ने से भावरस, प्रेरणा और संदेश ग्रहण करते रहते हैं। ये व्याख्या के लिए है, व्याख्या आप इसमें कर सकते हैं। शब्द के अंकुर फूटे, किस अब ये पूरी तरह से गल चुका है शब्द रूपी बीज, अब ये पत्तों और फूलों से नमित झुका हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात इसमें विनम्रता का गुण आ गया है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। ये कुछ समय में बोई गई फसल थी जिसको अनंत काल तक इसका फल प्राप्त किया जा सकता है, इसका प्रभाव रह सकता है, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। ये ऐसी फसल है कि इसको लूटने से भी ये कम नहीं होती है। लगातार इससे वही काव्य रस बहता रहता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इस कविता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले देखिए, छोटा मेरा खेत। इसमें से यदि आपको कोई मिलेगी, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। छोटा मेरा खेत कविता की इस पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, छोटा मेरा खेत कविता की इस पंक्ति को आप स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है यहाँ पर। तो भाव इसका कहते हैं, जिस प्रकार धरती के अंदर बीज बोया गया, बीज पूरी तरह से गलकर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार कवि के भाव एवं विचार कल्पना रूपी खाद से विगलित होकर उत्तम काव्य रूपी रचनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद में हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। बीज गल गया निशेष, इसके नीचे ही एक दूसरी पंक्ति दे रखी है, बीज गल गया निशेष। इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है कि जिस प्रकार धरती के अंदर बीज बोया जाता है, बीज पूरी तरह से गलकर अंकुरित होता है, उसी प्रकार कवि के आत्मीय भाव शब्दबद्ध होकर अभिव्यक्त हो जाते हैं और संवेद्य बन जाते हैं, संवेदना से युक्त बन जाते हैं। एक यहाँ पर देखेंगे कि रोपाई, कटाई और रोपाई, कि रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। इसका क्या आशय है कि भावनात्मक आंधी के प्रभाव से कविता रूपी बीज को रोपा जाता है, बोया जाता है। कविता के रस या भाव का आस्वाद अनंत काल तक होता रहता है, श्रोताओं और पाठकों को आनंद मग्न करता रहता है। इस तरह क्षण भर की अभिव्यक्ति का फल अनंत काल तक चलता रहता है, और यही बात कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताना चाहता है। लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। इस कथन के बारे में क्या कहा गया है, समझाइए। यह कथन कविता के आनंद रूपी रस फल के बारे में कहा गया है कि संसार में अन्य वस्तुएं निरंतर उपभोग करने पर समाप्त हो जाती हैं, परंतु कविता की सरसता निरंतर बनी रहती है और उसका आनंद हमेशा मिलता रहता है। ये बात इस पंक्ति के माध्यम से कही गई है कि क्योंकि कविता रूपी फसल का आनंद कभी खत्म नहीं होता है। बगुलों की पांखें जो कविता दी गई है, इसमें से भी हम पुनः एक प्रश्न लेते हैं कि बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य आपको लिखना है। प्रतिपाद्य क्या है इसका? प्रतिपाद्य इसका आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य संध्याकालीन प्राकृतिक दृश्य के
सौंदर्य का चित्रण करना है। आकाश में बादलों के मध्य उड़ती हुई बगुलों की पंक्ति को देखकर कवि को विशिष्ट सौंदर्य की अनुभूति होती है। ये आप इसका प्रतिपाद्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से आप देखिए एक प्रश्न, जो पूरी कविता आपको दिख रही है, अब यहाँ पर लें कि इस पूरी कविता में, बगुलों के पंख कविता में चित्रित सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। कैसा सौंदर्य इस कविता के माध्यम से स्पष्ट हुआ है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो इसमें संध्याकालीन आकाश का सुंदर दृश्य और बिंब उपस्थित किया गया है। आकाश में काले बादलों के मध्य बगुले पंक्तिबद्ध होकर के उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि संध्या की श्वेत काया बादलों के ऊपर तैर रही है। ये बिंब इसमें काम में लिए गए हैं। फिर यहाँ पर एक देखिएगा, अभी पहले भी लिया कि ये तो चुराई लिए जाती मेरी आंखें। इस पंक्ति में आंखें चुराने से कवि का क्या आशय है, पहले भी बताया, फिर से एक बार आपको बताते हैं कि कवि का आशय है कि संध्या के समय कजरारे बादलों के मध्य बगुलों की पंक्ति इतनी मनोरम लगती है कि आंखें उनकी उड़ान के पीछे पीछे भागती रहती हैं, मानो संध्या की श्वेत काया कवि की आंखों को अपने साथ चुराकर ले जा रही हो। और ये प्रश्न आप इस कविता से कर सकते हैं। तो आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा होगा। एक बार आपके दोहरान हेतु मैं पूरी कविता को सीधे सरल शब्दों में एक बार और परिभाषित करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है शायद आपको कहीं अगर किसी शब्द में दिक्कत रही हो, कहीं भाव से संबंधित यदि समस्या रही हो, तो आप उसको निकाल सकें। पंक्तियों पे आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसका विस्तृत अर्थ नहीं, संक्षिप्त पंक्तिगत अर्थ बताऊंगा। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि कागज का एक छोटा सा चौकोर पन्ना मेरे चौकोर खेत के समान ही है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। कि इस चौकोर खेत में या हृदय रूपी खेत में, हृदय को भी कवि अपना खेत मान सकता है, कोई भावों का अंधकार, भावों का तूफान उठता है और कुछ ही समय में एक शब्द रूपी बीज को बो करके चला जाता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। जिस प्रकार फसल रसायनों को या खाद का प्रयोग करने से बीज गल जाता है और अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार कल्पनाओं रूपी रसायनों को पीकर के ये बीज पूरी तरह से गल गया है। शब्द के अंकुर फूटे, अब मेरे इस शब्द रूपी बीज से अंकुर निकलने लगे हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, अब ये पत्तों और फूलों से कुछ झुका हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात इसमें विनम्रता का भाव आ गया है। इसमें व्याप्त अहम का जो भाव था वो नष्ट हो चुका है। झूमने लगे फल, इसमें हृदय की अनुभूति और संवेदनाओं के जो फल हैं वो झूमने लगे हैं। रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, इसमें अमृत के समान अलौकिक रस की धाराएं बहने लगी हैं। रूपाई क्षण की काव्यानंद रूपी, यहाँ पे अमृत धाराएं कौन सी, काव्य आनंद रूपी अलौकिक रस की धाराएं इससे बहने लगी हैं। रूपाई क्षण की कटाई अनंतता की, कवि कहता है कि मेरी ये शब्द रूपी फसल कुछ क्षण में बोई गई थी, कुछ समय में बोई गई थी, कटाई अनंतता की, लेकिन इसका प्रभाव अनंत काल तक देखा जा सकता है, अर्थात अनंत काल तक पाठकों के द्वारा ये पठनीय बनी रहेगी। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, ये भाव रूपी फसल ऐसी है कि इसको एक बार कितना ही लूटो, जितना ज़्यादा लूटेंगे इसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, कवि कहता है कि ये मेरा कभी ख़त्म नहीं होने वाला रस का पात्र है, अनंत काल तक ये अपना रसास्वादन करवाता रहेगा। तो इस प्रकार से ये उमाशंकर जोशी द्वारा रचित पाठ था। आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं सभी को। आपका दिन मंगलमय हो।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की कक्षा से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।